वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज अपन नीट का टेस्ट 44 करेंगे। अभी मैंने रियल टाइम सॉल्व किया है, उसके बाद आई हैव डिमार्केटेड इनटू इजी मीडियम टफ, जैसा मैं रोज़ करता हूँ। तो ये पेपर अभी नॉर्मल पेपर था, ये थोड़ा रिलेटिवली इजी था। देखिए, एक डेविसन जर्मर वाला जो क्वेश्चन था, ये एक नई लर्निंग थी जो मुझे भी एक्चुअली नहीं पढ़ाता था मैं बच्चों को। तो 44 वाला इसलिए मैंने टफ़ डाला है। तो जनरली टफ़ ज़्यादा इतने नहीं है, क्वेश्चंस इजी टू मीडियम ही हैं, तो पेपर आपके लिए थोड़ा मैनेजेबल है, ना लेंदी है। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं, नीट के लायक बिल्कुल परफेक्ट पेपर है। तो आई rate this as not an easy one, but it's a regular paper, it's a very average paper जैसा होता है। बिल्कुल परफेक्ट नीट का पेपर ये है। और यहाँ अगर मैं स्कोर्स की बात करूँ, यहाँ स्कोर बनते हैं। यहाँ अब अच्छा स्कोर 135 प्लस ही कहलाएगा, और वेरी गुड स्कोर तो 155 प्लस कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ स्कोर कर सकते हैं इवन इस पेपर में, मतलब 165 170 स्कोर्स बनते हैं अच्छे बच्चों के लिए, ये याद रखिएगा। सो ओवरऑल ठीक है, बाकी आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आई एम लविंग इट। आप प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस चैनल टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स। अभी भी ये रीच जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं हुई है। देखिए, मैं ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह की ये चीज़ कर रहा हूँ। देखिए, 12 साल के करियर के बाद आई एम गोइंग इनटू दिस वीडियो थिंग। आई वाज इन द ब्लॉग थिंग, ब्लॉग के थ्रू मैंने बहुत हेल्प की है, बट नॉट एकेडमिकली, दैट वाज मोर ऑफ अ काउंसलिंग टर्म। डायरेक्ट एकेडमिकली ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला ट्रायल है, एंड आई वांट मैक्सिमम स्टूडेंट शुड बेनिफिट। वही मेरे लिए सबसे बड़ा एक तरह से अचीवमेंट कहलाएगा। सो कीप शेयरिंग दिस चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। देखते हैं अब आज का पेपर, शुरू करते हैं आज का टेस्ट 44। देखते हैं कैसा है पेपर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मेक्स 12 ऑक्सीलेशंस पर मिनट इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक एक्सटर्नल शॉर्ट बार मैग्नेट्स कुछ डिस्टेंस पे रख दिया एक्सिस पे, तो इट मेक्स 15 नाउ। इफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर इंटरचेंज, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इट मेक्स पर मिनट इज। तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद है, जब भी ये डांस करेगा ऐसे, फ्रीक्वेंसी जो होती है, टाइम पीरियड अपन लिखते थे 2π√I/mb, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले केस में 12 कब थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में केवल अर्थ का BH कंपोनेंट आ रहा था। जैसे ही शॉर्ट बार मैग्नेट लगाया, आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब उसकी फील्ड ऐड हो गई। इसका मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी है 12 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BH, 15 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BH प्लस B ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट का पोल रिवर्स करोगे तो जो आपसे F पूछी गई है वो होगी BH माइनस BM। तो ये तीन चीज़ें मेरे को समझ आती है। तो सबसे पहले उन दो को देखें, इन दो पे रेशो लगाएं तो क्या आएगा, 12/15 इज इक्वल टू रूट ऑफ BH अपॉन BH प्लस BM। ठीक है, सो यहाँ से अगर अपन देखें तो व्हाट वी गेट, जो भी है क्या लिखेंगे इसको, 4/5 का स्क्वायर कर लें, दैट इज इक्वल टू BH अपॉन BH प्लस BM। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करने की कोशिश करूँ तो व्हाट आई गेट, 16BH प्लस 16BM इक्वल्स टू 25BH। तो इसका मतलब B मैग्नेट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ 9/16 ऑफ B ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ। अब नेक्स्ट केस में जो F होगी उसको कैसे निकालें, अपन कंपेयर कर लेते हैं 12 वाले से। तो 12 अपॉन F इज़ रूट ऑफ BH, और यहाँ क्या लिखेंगे, BH माइनस BM, दैट इज़ 9/16 ऑफ BH। सो व्हाट वी गेट 16/7। सो रूट ऑफ 16/7, तो F की वैल्यू क्या आएगी, 12 रूट ऑफ 7/16, तो 12/4 3 रूट 7। तो 3 रूट 7 को और अच्छे से लिखो तो दैट इज़ रूट ऑफ 63। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिकली समझना है और इसको फिर कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म से था ये तो पहला, करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रेजिस्टेंस विल बी। अब देख लो यार, यहाँ पे ये 3 और ये 6 ये पैरेलल में हो गया, तो ये 3 और 6 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 और ये 1 सीरीज़ में 3, तो टोटल बैटरी से करंट निकलेगा 12/3। पहले ये समझ आ गया, 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर निकलेगा। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ऊपर रास्ता है, एक नीचे रास्ता है। ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा जाएगा, तो करंट डिवाइड करने हैं। तो ये जो करंट होगा, लेट से I, ये I1 बोल दूँ, तो ये जो I1 मेरे से पूछा गया है, डेफिनेटली क्या होगा, जब भी पैरेलल में डिवाइड होता है तो इन्वर्स रेशो में होता है, तो दैट इज 6/6 प्लस 3 इंटू टोटल I। तो दैट इज गिव यू 2/3 इंटू 4, दैट विल गिव यू 8/3 एम्पियर्स। सो गो फॉर ऑप्शन ए, कोई समस्या नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। ठीक है, अगले के साथ देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ये भी करंट का ही दिख रहा है। बैलेंसिंग लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू B एंड C, B और C कहाँ है, ये रहे, B और C के बीच कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ 40 है, तो C और D के बीच क्या होगी। तो यार देखो, 10 और 10 पैरेलल, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो क्लियर कट यहाँ जितना ड्रॉप है यहाँ कम ही होगा। तो डायरेक्टली VCD जो होगा, दैट इज़ रेशो से देखोगे तो 4/5 टाइम्स ऑफ VBC, तो इसीलिए लेंथ भी वही होगी। CD के केस में बैलेंसिंग लेंथ 4/5 ऑफ लेंथ ऑफ BC, विच इज़
4/5 इंटू 40 विच कम्स आउट एज 32 सेंटीमीटर्स। तो ऑप्शन बी मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर्स के साथ आराम से चलिए। नेक्स्ट, स्क्वायर लूप साइड ए रोटेटिंग इन about a diagonal with angular velocity omega in a perpendicular magnetic field B, it has 10 turns, the EMF induced is। तो भाई सबसे पहले तो देख लीजिए फ्लक्स क्या गुजर रहा होगा। सिंपल सा, किसी भी एंगल थीटा पे लोगे तो फ्लक्स आपको पता है क्या होगा। देखो ये यूँ रोटेट कर रही है तो थीटा लगातार बदलेगा, तो बी ए कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, जीरो से स्टार्ट किया अपन ने। तो EMF इंड्यूस्ड आपको पता है क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, सो दैट इज़ माइनस एन बी ए, और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एन की जगह 10, बी की जगह बी होगा। एरिया क्या है, ए स्क्वायर, ओमेगा क्या है, ओमेगा ही है, इंटू साइन ओमेगा टी। तो 10 बी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बस यही आ गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। करते हो आप ऐसे जनरेटर वाले में तो बस उसी हिसाब से यहाँ पे वही घूम रहा है, एरिया तो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायगोनल के अबाउट घुमाओ या किसी के अबाउट घुमाओ। तो ये आपका काम ईजिली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ सर्कुलर लूप होती थी, यहाँ पर ने जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लिया, बात एक ही है। चलिए, एक कंडक्टिंग रॉड ABI का लेंथ 1 मीटर, मूविंग विद स्पीड 4, एंगल 30, यूनिफॉर्म फील्ड 2 टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, देन पोटेंशियल डिफरेंसेस। अच्छा, पहले A माइनस बी होगा, B माइनस ए देखें, वो V क्रॉस B करके देखो। पहले तो आपको पता है ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, EMF जनरेट करेंगे परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर के लिए अंगूठा रखा इधर, हाथ गए, उंगलियां गई नीचे, तो हथेली आ रही है एक ही तरफ। तो अगर आपको जो भी लॉजिक आप यूज़ करते थे, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो VA माइनस VB होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली आपको पता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली बोलते हैं अपन BV परपेंडिकुलर L, B के नाम पे 2, V परपेंडिकुलर के नाम पे 4 साइन 30 हो जाएगा, लेंथ के नाम पे 1। तो 4 साइन 30 तो खुद क्या होता है, हाँ साइन 30 हाफ है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो दैट इज़ 4 वोल्ट। और ए आपका हायर है तो VA माइनस VB इज़ 4 वोल्ट। चलेंगे अपन ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर भी। तो ये ऑप्शन बी आपका EMI पे बेस्ड क्वेश्चन में आ रहा है। चलिए 5 क्वेश्चन अपन ने किए, छठे पे आते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, यार ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था, देखते हैं। आर प्लेस्ड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट, C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम C टू D अराउंड द सेमी सर्कुलर पाथ एंड फ्रॉम C टू इन्फिनिटी। यार ये सेम क्वेश्चन किसी पहले टेस्ट में भी आया है, चलो कोई बात नहीं। भाई सबसे पहले आपको पता है वर्क डन Q डेल्टा V होगा, तो पहले C पे पोटेंशियल लिखें। C पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/L प्लस K टाइम्स माइनस Q/L विच इज़ 0। इन्फिनिटी पे 0 मानते ही हैं। अब डी पे क्या होगा, डी पे अगर आप लिखोगे तो पॉजिटिव के कारण KQ/3L हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी L हो जाएगा, और इसके कारण हो जाएगा माइनस KQ/L। तो दैट इज़ माइनस क्या हो जाएगा, ये LCM लोगे तो -2 KQ/3L। तो भाई सबसे पहले C से इन्फिनिटी का वर्क तो मुझे समझ आ रहा है 0 होगा, तो वो तो 0 होगा, ठीक है, और ये 0 नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं। तो ये जो आपका कौन से कहाँ तक था, C से D तक वर्क था, ये क्या लिखोगे आप, Q डेल्टा V। तो Q तो पॉजिटिव माना है ना, हाँ कैपिटल Q लिया है तो कैपिटल Q ले लेते हैं। और डेल्टा V फाइनल है -2 KQ/3L, इनिशियल तो 0 था, तो ये क्या आ रहा है बेटा, -2 KQ/3L। तो K को 1/4πε0 लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन ये पहले भी NTA टेस्ट में था, रिपीट हो रहा है। ये भी क्या करें बेचारे, इतने क्वेश्चन कहाँ से रोज़ बनाएंगे। टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर R1 R2 हैविंग चार्जेस Q1 Q2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भाई जब भी कनेक्ट करते हो आपको पता है इक्वी पोटेंशियल होंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे। इक्वी पोटेंशियल होने के लिए चार्ज फ्लो करेगा अपने आप, तो हमेशा वो ऐसे करेगा जिससे सिस्टम स्टेबलाइज हो। सिस्टम स्टेबलाइज हो मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। बट ये चार्ज फ्लो कब नहीं होगा, जब ऑलरेडी V1 = V2 और V1 = V2 के लिए आपकी कंडीशन KQ/R, मतलब वहाँ से आ जाती है Q1/R1 = Q2/R2। तो Q1/R1 = Q2/R2 है, तब तो एनर्जी में लॉस नहीं होगा, अदरवाइज एनर्जी में डिक्रीज़ होगा। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो Q1/R2 = Q2/R1। तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, कंसेप्ट पढ़ाते भी हैं, हर जगह आप पढ़ते हो, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 8, 4 बहुत लंबे वायर हैं, सब में करंट बराबर है, Z में लेके जा रहे हैं। दे इंटरसेक्ट द XY प्लेन एट पॉइंट, और भैया बना लेते हैं पहले आराम से। देखो ये XY प्लेन Z में जा रहे हैं, प्लस Z तो ऊपर की तरफ मान लेंगे। पहला जा रहा है -a,0, तो यहाँ कहीं आ गया ये पहला करंट। फिर जा रहा है 0,a यहाँ पे आ गया, a,0 यहाँ आ गया। अरे हाँ ये तो स्टैंडर्ड, ये चारों लग गए, चलो पता लगा दिए। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर एट पोजीशन -a,0, इस पर कितना फोर्स लगेगा, यही है ना भाई। हाँ तो भाई सबसे पहले तो देखो ये वाला जो भाई है, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, तो ये फोर्स लिखा मैंने F1 बोल दिया। फिर ये वाला भाई ये भी अपने पास बुलाएगा, ये बोलेगा F2। और ये वाला भाई
ये क्योंकि सिमेट्री से दोनों के फोर्स इक्वल होंगे तो डायरेक्टली मैं इसको F2 ही बोल दूँ। तो डायरेक्ट मेरे पास फोर्स समझ आ रहा है। अब तो ऐसे ही यार मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल रहे तो डायरेक्शन अब देखते ही आपको चमक रहा है, इनके वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल होंगे, जो भी फोर्स है केवल प्लस एक्स के अलॉन्ग ये आ रहा है। सीधा सीधा लड्डू सा प्रश्न हो गया आपके लिए। मैग्नीट्यूड भी निकालते तो अपन निकलवा देते, ठीक है, अभी पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालूँ मैं। नेक्स्ट, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा है, यार विद द सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर फील्ड द रेशियो ऑफ देयर पाथ इज। ये तो यार इस बोर्ड लेवल पे भी करते हो। आर इज एम वी बाई क्यू बी, उसको लिख देते हो √2mk/QB। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, √m/q पे। यही समझ आ रहा है बेटा, तो √m/q पे डिपेंड करेगी। तो भैया सबसे पहले देखो प्रोटॉन देखूंगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, √MP/E। ड्यूट्रॉन आपको पता है ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है तो दैट इज़ √2mp मास हो गया अपॉन E। और अल्फ़ा के लिए आपको पता है √4mp और चार्ज हो गया 2E। तो ये तो आपको पता है सिंपली √mp/E हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम हो गए और ये रेशियो √2 हो गया तो डायरेक्ट आ गया 1:2:1। तो ये बहुत सारे वेराइटी में आप लोग पहले से भी बहुत सारी बार आप पढ़ चुके हो, कोई पहली बार क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ तारा स्टार इज 10⁴ times that of sun. If the surface temperature of sun and तारा A are 6000 and 2000 Kelvin, then the ratio of the radii of the star A, तो भैया उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो भी एनर्जी ज़्यादा एमिट कर रहा है। भाई एनर्जी जो भी एमिट करेगा अपने को पता है किस पे डिपेंड करेगा, AT⁴ तो एनर्जी एमिटेड बाय स्टार टू एनर्जी एमिटेड बाय सन, दैट इज़ एरिया ऑफ स्टार। डायरेक्टली इसको बोल दूँ रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन का होल स्क्वायर इंटू T ऑफ स्टार अपॉन T ऑफ सन की पावर 4, ठीक है। तो ये मुझे गिवन है, ये रेशो गिवन है 10⁴ ये मैं ढूंढ रहा हूँ, आर ऑफ स्टार अपॉन आर ऑफ सन की पावर 2। और टेम्परेचर का रेशो भैया तारे का कम है 2000 और इसका 6000 है तो 1/3 की पावर 4। तो डायरेक्टली अब मैं रूट लेके ही कर डालूँ तो रेडियस ऑफ स्टार टू रेडियस ऑफ सन, ये मुझे पूछा गया इधर रूट लोगे 10 की पावर 2 इधर रूट लोगे तो 3 की पावर 4 की जगह 3/2 आएगा, 3 की पावर 2 तो दिस इज़ 900:1। ये रेशो निकल के आ रहा है ऑप्शन सी के साथ। आराम से चलिए, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करें। नेक्स्ट, आइडियल गैस है ABCA लेके गए, नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज़ 5, द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A। जरा फोटो देखें भाई, सबसे पहले फ़ोटो देखो यार, ये फ़ोटो उल्टी है, देख लो P और V के लॉजिक बदल गए हैं ना, तो अपने को PV V वाली एक्सेस के साथ एरिया देखना। तो पहले देखो A to B, ये आइसोकोरिक नहीं आइसोबारिक है, तो A to B में ये एरिया आ गया और पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वर्क कितना हो गया 10 × 1 + 10 जूल, ठीक है। फिर BC आपका आइसोकोरिक हो गया तो ये हो गया 0, WC ये मुझे पूछा गया है। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस में आपको सीधा सीधा घोटा याद है, Q नेट बराबर W नेट। तो Q नेट क्या है, हीट सप्लाइड टू द गैस, तो Q नेट तो +5 है तो दैट इज़ इक्वल टू 10 + 0 + WC है, तो WC अपने आप यहाँ से निकल के आ रहा है -5। इसका मतलब यहाँ सिस्टम पे वर्क हुआ है ना कि सिस्टम ने वर्क किया है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, -5 जूल आपको दे रहा, सारी माइनस में ऑप्शन थे, खैर +5 भी देना चाहिए था कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, गैस मिक्सचर में 2 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल आर्गन है, T टेम्परेचर पे, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन द टोटल एनर्जी। तो क्या होगी भाई एनर्जी, पहले ऑक्सीजन 2 मोल्स, ऑक्सीजन डाया है तो इसकी लिखेंगे 5R/2, फिर 4 मोल आर्गन, आर्गन आपकी मोनो है तो 3R/2 CV ले लिया इंटू T। तो क्या हो गया बेटा ये 5RT और ये क्या हो गया बेटा आपके लिए, ये हो जाएगा 6RT। तो 5 और 6 दैट इज़ 11RT। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला 13वां प्रश्न, गैस एडियाबैटिकली जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट इट्स टेम्परेचर इज T इज प्रोपोर्शनल टू 1/√V। तो अब आपको बताना है कि CP/CV की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई एडियाबैटिकली जा रही है, ठीक है, तो एडियाबैटिकली अगर जा रही है, देखो ये बड़ा अजीब सा एडियाबैटिकली भी बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर भी बोल रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है, प्रेशर नहीं करे, ऐसा तो होगा नहीं, तो मैं तो एडियाबैटिकली के साथ ही चलूँगा। तो ये आ रहा है TV की पावर ½ इज़ इक्वल टू 1। तो मुझे स्टैंडर्ड याद है TV की पावर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से मुझे सीधे सीधे समझ आ रहा है गामा -1 इज़ 1, तो गामा की वैल्यू सीधे गामा की -1 इज़ इक्वल टू ½ तो गामा की वैल्यू सीधी क्या आ रही है 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। ख़त्म करें इसको, आगे चलें। लैंग्वेज थोड़ी अटपटी थी, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, बट जो भी है मेरे को जो समझ आया उससे किया, अपना काम चल गया। 2 रॉड हैं L और 2L की, कोफिशिएंट अल्फ़ा 2α है, एक्सपेंशन का कनेक्ट किया है, लेंथ 3L हो गई तो एवरेज यार आपको इतनी बार समझाया। देखो एवरेज का लॉजिक ये होता है, ΔL क्या होगा, ΔL1 + ΔL2। इसको आप लिखते हो α1L1 ΔT, इसको आप लिखते हो α2 ΔT, और इसको एक सिंगल रॉड माने तो अल्फ़ा एवरेज इंटू इसकी लेंथ हो जाएगी L1 + L2 ओरिजिनल इंटू ΔT।
ये उड़ाया, ये उड़ाया, ये उड़ाया, तो अल्फ़ा एवरेज एक पेपर में पहले भी आपको सिखाया था, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, अपॉन L1 + L2। तो पहले वाले का अल्फ़ा लेंथ L, दूसरे वाले का 2 अल्फ़ा लेंथ 2L, और टोटल लेंथ नीचे 3L, तो ऊपर हो गया 5, तो ये हो गया 5/3 अल्फ़ा। ख़त्म करो कहानी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, 5/3 अल्फ़ा, आगे बढ़े जाए। 15वां, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ अ मर्करी थर्मामीटर आर 80 and 10। बेटा स्टीम पॉइंट मतलब वही होगा जो अपना होता है 100 डिग्री और 0 डिग्री। तो भैया अगर मैं कंपेयर करूँ, देख लो भैया, ये एक नई स्केल डिफ़ाइन कर दी है। जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस था उसकी जगह यहाँ इस स्केल पे 10 डिग्री है, और जो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस होता था उसको यहाँ मान लिया गया है 80। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो 100 भाग किए जाते थे इन दो के बीच में, 100 की जगह यहाँ कितने डिविजन्स किए हैं? केवल 70। इसका मतलब इसके 7 डिवीजन उसके 10 डिविजन्स के बराबर होंगे। ठीक है, और ये बेस हो गया। अब आपसे पूछा गया व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर विल बी 59। तो सेंटीग्रेड में बताना है, जब इसमें 59 होगा तो इसका 59 कहाँ से लें? आपकी इच्छा हो जहाँ से लो, ये मान लिया 59। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैं ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से कितने घर नीचे चले, कितने डिवीजन नीचे आए? 80 में से 59 गए, कितने बच रहे हैं बेटा आपके पास? 21 डिवीजन। तो यहाँ 21 डिवीजन नीचे मूव किए हो तो देखो ये इक्वलेंट पॉइंट थे, तो यहाँ 7 डिवीजन पे 10 चलते हैं, तो यहाँ 21 डिवीजन चल रहे हैं, तो इधर कितना डाउन होगा? वो डायरेक्टली आप बोलोगे 21 × 100/70 का लॉजिक। तो ये अपने आप क्या आ जाएगा? 30 डिविजन्स। तो 30 डिविजन्स नीचे आना है, 100 से 30 डिविजन्स नीचे आओगे, मतलब इधर 21 चले तो इधर 30 डिविजन्स ऊपर से नीचे आएंगे, सो दिस वुड बी 70 डिग्री। ये तो मेरा तरीका है, बाकी आप वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, बात तो एक ही रहेगी, जैसे भी आपको समझ पड़े। आप लोगों ने जैसे सीखा हो वैसे कीजिएगा, बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आपको बनने चाहिए। नेक्स्ट, वायर है 4 मीटर का, मास है ये, वायर हॉरिजॉन्टली रखा है, ट्रांसवर्स पल्स जनरेट की है, उसको प्लग करके पल्स ने 4 ट्रिप बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब एक ट्रिप 4 और 4 8 मीटर की हुई, तो 4 ट्रिप मतलब कितना चल गया बेटा? टोटल डिस्टेंस ये चला 32 मीटर। कितनी देर में? 0.8 सेकेंड में। तो इससे वेव की स्पीड आ गई। वेव की स्पीड क्या होगी बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 32/0.8। ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो सीधा सीधा कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब टेंशन पूछी गई है, तो टेंशन आपको पता ही है भैया क्या होती है? √T/μ। तो V है 40, T के नाम पे अभी ढूंढ रहे हैं, म्यू के नाम पे क्या होता है? M/L। तो 4 तो लेंथ है, सॉरी मास अपॉन लेंथ करना है, थोड़ा सा इसको सही कर लूँ, 0.2/4, 0.2/4। तो इसको और अच्छे से लिखिए, √4T और 0.2 को मैं 1/5 कर दूँ तो ऊपर √20T हो गया, स्क्वायर मार दो, तो 40 × 40/20 = T। तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, T की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। ख़त्म कहानी, ऑप्शन ए करो और मस्त रहो। ठीक है, चलिए, ये भी सीधा सीधा ही था, बस थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। बस जा रही है 10 की स्पीड से, जाने दो। स्कूटर इज विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट शुड चेज द बस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ। अब देख लो भैया, दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटीज़ हैं, अच्छी बात है। ये देखो, ये पहली फ़ोटो है, ये बस वाले भैया हैं, ये अपने स्कूटर वाले भैया हैं। ठीक है यार, जो मान लो जैसा भी है स्कूटर, इनके बीच का गैप है 1000 मीटर्स। इसकी स्पीड है 10, इसकी स्पीड मान लूँ v। अब मुझे गैप कवर करना है कितनी देर में? 100 सेकंड में। तो मैं इसको रिलेटिव से देखूं तो मैं डायरेक्ट बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो, तो बस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर वाला विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? आगे की तरफ 1000 मीटर। व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ स्कूटर वाला विथ रिस्पेक्ट टू बस? दैट इज़ v-10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। और यहाँ टाइम कितना मुझे गिवन है? दैट इज़ 100। तो कांस्टेंट स्पीड से है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो 1000 = v-10 × 100। तो v-10 = 10, तो v की वैल्यू सीधे सीधे आ गई कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। और भी ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भी आपका मन करे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक बंदा इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की, फाइंड्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब एक्चुअली रेन वर्टिकल नहीं है। Then he moves up the same inclined plane with same speed. He found the rain makes an angle 10 inverse 7/8 with the horizontal. If the angle of the incline with the horizontal is 37, the speed of the rain is, यार ये मान लो incline है, मान लो 37 डिग्री। पहले तो ये ले लें, इसको यूँ ले लें, x और y नीचे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार वो नीचे ही गिर रही होगी, तो ऐसे मान के चलते हैं। तो भाई जब बंदा नीचे जा रहा था, जब वेलोसिटी ऑफ मैन इधर थी, इधर नीचे की तरफ, ये v ऑफ मैन थी 5 इधर, तब इसको बारिश सीधी नीचे गिरती हुई दिख रही है। इसका मतलब उस केस में v ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो j कैप में नीचे आ रही है।
तो वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होती है, वी आर माइनस वी एम। तो इसका मतलब वो जो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी होगी विंड के रिस्पेक्ट में, या डायरेक्ट वी आर बोलूँ, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये वी आर ऐसे होगी, माइनस वी एम करेंगे तो उल्टा जाएगा, और तब जाके ये एग्जैक्टली ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे को पहली चीज़ समझ आ रही है। तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि ये जो वी रेन है इसका एक कंपोनेंट जो है वो माइनस एक्स में होगा और एक प्लस वाई में होगा अपने कोऑर्डिनेट से। तो इसको ऐसे वी आर को मैं ऐसे लिख दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख दूँ इसको, इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट लिख दूँ, माइनस आ जाएगा आई कैप, प्लस एक लिख दूँ वी वाई जे कैप, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब मुझे क्या समझ आ रहा है कि 37 डिग्री पे इधर ये बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है। अब वी ऑफ मैन यहाँ पे क्या थी, अगर उसको भी ऐसे ही करो बेटा, ये भी इसी क्वाड्रेंट में कहीं जा रही है, तो उसके भी टुकड़े करूँगा तो 37 एक्स में आएगा, तो 5 cos 37 कितना हो जाएगा, 4 आई कैप माइनस वाला प्लस 3 जे कैप, यही समझ आ रहा है। और जो वी आर एम होती है उसे बोलते हैं वी आर माइनस वी एम। तो मुझे पता है वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कॉम्पोनेंट 0 है, इसका मतलब वी आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी एम एक्स, यही मतलब है। तो इसका मतलब वी एक्स की वैल्यू तो यहीं से आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे आ गई, कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड एक्स कॉम्पोनेंट है। ठीक है, अब जब सेम स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, ही मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 7/8 विद द हॉरिजॉन्टल। जब ये ऊपर जाएगा तो देखो वापस से कहानी इधर की तरफ ले आते हैं यार। अब भाई ये ऊपर जा रहा है तो ये वेलोसिटी तो ये हो गई, दिस इज़ वी ऑफ मैन। और वो जो वी आर एम थी वो कुछ ऐसी थी, तिरछी थी, वो भी थोड़ा तिरछा बना दूँ तो सीधी दिख जाएगी आपको वरना। ठीक है, तो ये थोड़ी तिरछी थी। अब वी आर माइनस वी एम करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब आपको एंगल किससे गिवन है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, tan इनवर्स 7/8। अभी निकालते हैं उसको भी प्यार से, देखते हैं। तो पहली चीज़ इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वी आर एम वही लिखोगे, वी आर माइनस वी एम। यहाँ चेंज क्या होगा, वी एम चेंज होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, इसका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव, तो कहानी बदल जाएगी, दिस वुड बी 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो अब अगर मैं चेक करूँ तो वी आर एम का एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट होगा वी आर एक्स तो था 4 और माइनस 4 था, और यहाँ पे माइनस करूँगा +4, तो ये वैल्यू हो गई -8। ठीक है, और वी आर एम का वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ, वो वी वाई था, और ये माइनस करूँगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो वी वाई +3। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता उसे टेन थीटा में डायरेक्टली क्या लिखता, वी वाई +3। अब मैग्नीट्यूड ही देखना है तो अपॉन 8 करते, और यहाँ ये वैल्यू दे रखी है 7/8, तो मजे हो गए तो आपके। तो इसका मतलब वी वाई भी 4 है, इसका मतलब जो रेन की वेलोसिटी है वो क्या है, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब क्या पूछ रहा भाई इसने, तो स्पीड ऑफ रेन क्या होगी, तो डायरेक्टली 4I4J है, तो वी ऑफ रेन एक्चुअली क्या होगा, मैग्नीट्यूड 4√2, चाहो तो लिख दो √32, ख़त्म कहानी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो टाइम टेकिंग है, रिलेटिव का कितना आपने किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है आपने किसी और तरीके से भी किया हो, मुझे जो अभी मेथड स्ट्राइक किया मैंने उसके हिसाब से किया है। चलिए, HC वर्मा में ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप चाहोगे तो छाता उड़ने वाले, छाता रखने वाले, उन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक मेटल स्फीयर को एक रस्सी से बांध दिया, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यार ये भी क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले आया था भाई, वही वर्टिकल बैलेंस के लिए, देखो नॉर्मल इधर लग जाएगी, वर्टिकल बैलेंस के लिए क्या होगा, T cos थीटा इज इक्वल टू W, और उसके लिए क्या होगा अपना T sin थीटा इज इक्वल टू N। तो भाई टी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली देख लो यार, टी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर कर लें दोनों को, टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वैसे भी एक्स वाई से भी कर सकते थे आप, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन बी सही आएगा एक तो। अच्छा ये तो थोड़ा ऊट पटांग है। अच्छा, और इक्विलिब्रियम में तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, तो ये भी सही है। टी इज एन प्लस डब्ल्यू गलत है, एन इज डब्ल्यू टेन थीटा, ये भी गलत आ रहा है, नहीं एन इज डब्ल्यू टेन थीटा, रुक जाओ भाई भाई टी था ये, तो चेक कर लेने, तो इतनी होशियारी नहीं मारे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डिवाइड मारोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, तो एन की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू बाई कॉट थीटा विच इज डब्ल्यू टेन थीटा, भाई ये भी सही आ गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन आ गया, ए बी डी, तो सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है ए बी डी विलियर्स वाला यहाँ पे अपन ने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉल टपकी 5 मीटर से स्ट्राइक की लिफ्ट पे जो ऊपर जा रही थी स्पीड 1 से, अज्यूमिंग रिबाउंड्स आफ्टर कोलिजन देन द स्पीड। अभी यहाँ पे यार कुछ इसने बोला नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अपना तो सीधा सा एक रामबाण तरीका है, हाथी से भिड़ने पे, हाथी की चाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हाथी मतलब लिफ्ट की स्पीड वही रहेगी 1 की 1। ये कितनी स्पीड से आ रहा था, 5 बॉल्स फ्रॉम हाइट 5 मीटर से गिरा, तो जस्ट टकराने से पहले स्पीड क्या होगी मैं वो लिख दूँ भाई, 5 से तो गिरा था, बट क्या स्पीड होगी √2 GH का मतलब √2 × 10 × 5, तो 10 आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अभी इनकी
अप्रोच स्पीड या पास आने की स्पीड टक्कर के पहले बोल रहे हैं ये कितनी होगी 11, तो बाद में सेपरेशन स्पीड भी 11 होगी और यही ऊपर जाएगा, तो सेपरेशन स्पीड यहाँ v-1 होगी ना कि v+1, और ये डिफरेंस 11 होगा तो v की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड एंड इज़ गोइंग टू गो अपवर्ड्स। सो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। बेसिक इलास्टिक कोलिजन का जो फंडा है, दीवार से टकराने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, सिंपल इसमें यही करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। चलिए, एक पत्थर है 500 ग्राम का, टॉप ऑफ टावर 100 मीटर से टपका दिया। अनदर पत्थर 1 kg का थ्रोन हॉरिजॉन्टली स्पीड ऑफ 10 मीटर फ्रॉम सेम पॉइंट, द हाइट ऑफ द CM ऑफ द अबव 2 स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड। तो भाई पहली चीज़ में एक तो सिंपल सी चीज़, दोनों एक ही पॉइंट से छोड़े हैं, वर्टिकल मोशन एग्जैक्ट सेम होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड से वाई पे चेंज नहीं होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। मुझे बस इतना बताना है 3 सेकंड में कितना टपकेगा, तो 3 सेकंड में कितना टपकेगा, इनिशियल स्पीड 0 है वाई में, तो हाफ GT², जी के नाम पे 10, T² के नाम पे 9, तो दैट जा चुके हैं। तो दोनों 45 मीटर नीचे आए हैं, तो ओरिजिनल हाइट 100 थी, 45 अगर नीचे आ गए हैं, ये 45 नीचे आ गए हैं, तो अगर मेरे को हाइट बोलनी है तो मैं नीचे से ही नापूंगा, तो CM की हाइट दोनों के लिए 55 मीटर कहलाएगी। 45 मत कर देना गलती से, टिक, इट शुड बी 55 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका 21st क्वेश्चन देखा अपन ने। अब 22वां प्रश्न देखिए, एक यूनिफॉर्म चेन है, L और M मास, L लेंथ M मास, स्मूथ टेबल पे है, 1/3 लेंथ नीचे हैंग कर रही है। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट। यार ये तो आप लोगों ने खूब किए होंगे, ऐसे है, ये L/3 पार्ट नीचे है। तो पहले अगर मैं इस L/3 पार्ट की ही को ही केवल कंसिडर करूँ, क्योंकि बाकी की तो पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी जब फाइनली ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं केवल इस L/3 पार्ट को देखूँ, पहले इसका CM इस लेवल से कितना नीचे था, L/6 हाइट, तो इफेक्टिवली इसने कितना रेस किया, L/6 हाइट, तो वर्क डन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू इसका मास जो भी बोले डेल्टा M या M' जो भी बोलोगे, इंटू G इंटू हाइट कितनी रेस की है L/6, क्योंकि 1/3 मास पार्ट था तो मास भी M/3 होगा, इंटू G इंटू L/6, तो सीधे सीधे आप बोलोगे वर्क रिक्वायर्ड इज mg L/18। यहाँ मानते हैं अपन स्लोली पुल कर रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, जो भी वर्क है केवल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज़ हुआ है। तो स्टैंडर्ड प्रश्न है, किया होगा आप सबने। आगे बढ़ते हैं। बॉडी M kg की कोलाइड करके इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड देन कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, द मास ऑफ द टारगेट इज। तो देखो भाई, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन है और यहाँ पे आपको टक्कर के बाद बोला है कि उसकी स्पीड कितनी रह गई है, उसकी स्पीड रह गई है हाफ। तो भाई हम यहाँ आपको बेसिक रिजल्ट अगर आपको याद हो डायरेक्ट फॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से ही कर लेता हूँ। मैं नहीं मानता कि आपको याद वैसे होना चाहिए। लेट से उसका मास मान लिया कैपिटल M, तो ये मान लिया ये इस कितनी स्पीड से कोलाइड की है, u स्पीड से ये रेस्ट पे था, और टक्कर के बाद इसकी स्पीड हो गई है आधी, मतलब u/2 हो गई है, ये v1 हो गई, और इसकी स्पीड जो भी होगी लेट से v2 बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो देखें अपन यहाँ पे क्या लॉजिक अपन लगाएंगे। भाई अपना बेसिक लॉजिक कहता है mu वुड बी इक्वल टू m u/2 प्लस m v2, ठीक है। तो यहाँ से m u/2 इज इक्वल टू m v2, ये पहली इक्वेशन आई। दूसरा, पहले आने की स्पीड u थी, अब जाने की स्पीड क्या होगी, v2 माइनस u/2, तो v2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आ गई, 3u/2, ठीक है। तो ऊपर पुट कर दो, तो m u/2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v2 की जगह क्या लिख दिया, 3u/2, उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, ये तो छोटा निकल गया भाई, अपन तो इसको भारी माना था, छोटा निकला है, m/3 kg निकल के आएगा। बाकी डायरेक्ट आपको याद हो इक्वेशन v1 की, तो u1 प्लस जो भी आपकी इक्वेशन अगर आपको याद रहती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, a particle is given an initial speed u inside a smooth spherical shell of radius 1 meter such that it is just able to complete the circle. Acceleration of the particle when its velocity is vertical. भाई velocity vertical यहाँ पे होती है, याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो जस्ट एबल टू कंप्लीट, तो मुझे पता है इनिशियल स्पीड जस्ट एबल टू कंप्लीट है तो √5gr होगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ जो स्पीड होगी, ये पॉइंट ए बोल दूँ या बी बोल दूँ, तो बी पे जो स्पीड होगी एनर्जी कंजर्वेशन से v की वैल्यू लिखोगे आप u² माइनस 2gh, h की वैल्यू r हो गई, तो ये अपने आप आ जाएगी √3gr, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जो एक्सेलरेशन सर्कल की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, वो क्या लिखेंगे अपन, वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा आपका v²/r। तो v²/r आपको सीधे सीधे समझ आ रहा है कितना हो गया, 3g। बट इसने एक्सेलरेशन पूछा है, सेंट्रीपिटल नहीं पूछा है, ये तो इस तरफ हो गया ac, साथ में mg लग रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं है, तो उसके कारण एक एक्सेलरेशन g भी होगा जिसको आप at बोल सकते हो। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, at² प्लस ac² दैट इज़ इक्वल टू 9g² प्लस g² दैट इज़ √12g। तो गलती मत कर देना बेटा 3g देख के, क्योंकि यहाँ अच्छे से देखो एक्सेलरेशन मतलब पूरा एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन ए के साथ अपन जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा नेगेटिव भी करवा सकता है, कहीं होगा। 25, मास m टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ द इंक्रीज इन पोटेंशियल। जी भाई ये पहले भी आ गया सेम क्वेश्चन यार,
करते हैं भाई फाइनली अर्थ के ऊपर चला गया तो देखो यहाँ तो पूरा फॉर्मूला लगेगा माइनस जी एम ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मास इंटू आर प्लस आर हो गया 2r, और इनिशियल क्या था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम बाई आर। जब सरफेस पे था तो माइनस जी एम एम बाई आर और वहाँ पे डिस्टेंस 2r हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बेटा ये क्या आएगा, प्लस ही आएगा जी एम एम बाई 2r, और इसको अब r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये जो टर्म होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जी एट सरफेस होती है तो ये हो गया आपका एम जी सरफेस आर बाई 2, ये हो गया बी। यहाँ बस वो एम जी एच से एम जी आर मत कर देना, वो एम जी एच के तब चलता था जब जी को कांस्टेंट मानेंगे। जब रेडियस ऑफ अर्थ जितनी हाइट पे जा रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, 6 आवर हाइट अबव द सरफेस पे उड़ रहा है, टाइम पीरियड एट अ हाइट 2.5। यार ये भी क्वेश्चन शायद आया हुआ है, सेम रिपीट ही हो रहे हैं यार, अब तो कोई बात नहीं, अब करते हैं साहब। तो टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसका रेडियस था 6 आर, ऊपर था तो 7 आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2.5 मतलब 3.5 आर का होल क्यूब। तो T1 बाई T2 दैट इज़ इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3/2। तो T1 24 आवर्स था, T2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ 2 की पावर 3/2, तो T2 अपने आप क्या आ जाएगा 24/2√2। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 12/√2 या 6√2। ये सेम क्वेश्चन आया था यार, 6√2 आ रहा है। देखो NT वालों ने भी HR लिखा है, ये कभी नोटेशन नहीं होती, केवल सिंपल H होता है। कभी आप वो NCERT के स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ोगे तो सीखोगे ये चीज़ें 11th क्लास के। चलिए कोई बात नहीं, लोग कर देते हैं, अब करते हैं तो करने दो, अपन नहीं दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट, एक मास एम है सस्पेंड किया है लाइट स्प्रिंग से, एडिशनल मास स्मॉल एम ऐड कर दिया, डिस्प्लेसेस बाय डिस्टेंस एक्स, नाउ द कंबाइंड मास विल ऑक्सीलेट विद द टाइम पीरियड। यार टाइम पीरियड तो आपको सिंपली पता है क्या होता है, जो मास नाच रहा है उस पर डिपेंड करेगा, तो m + m/k होगा और कुछ भी नहीं होगा, ज़बरदस्ती आप दुखी होगे। बट हाँ, अब ये k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो एडिशनल फोर्स कितना लगा था mg, और उसके लिए एडिशनल x और गया, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास mg/x। तो k की जगह mg/x लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 2π m + m, k की जगह क्या आ गया mg, और ऊपर चला गया x। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन बन रहा है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी किया हुआ ही क्वेश्चन होता है यार, मुझे देख के फील आ रहा है, करते हैं ऐसे क्वेश्चन अपन। हाँ, 2 ब्लॉक M कनेक्ट विद द स्प्रिंग कांस्टेंट K, मास A इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट, B टू द राइट बाय द सेम अमाउंट एंड रिलीज, अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज। तो अब टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन क्या होगा, तो भाई पहली चीज़ देखो, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं, क्या है ये आइडेंटिकल हैं, तो आपने इसको रिलीज़ किया था और उसके बाद ये वापस गया, तो क्या होगा, भिड़ते ही वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएंगी। वेलोसिटीज़ एक्सचेंज होने का मतलब, अगर मैं इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो, देखो मैं आपको कोई बहुत एक सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टमैटिक तो क्या मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से जुगाड़ से आपको समझाता हूँ। देखिए ये नेचुरल लेंथ है, इसको मैं मीन पोजीशन मानूँ, ए को देखो, इसको मैंने यहाँ तक कंप्रेस किया तो ये हो गया x = -a, यहाँ से छोड़ा तो ये -a से 0 तक गया, ये टाइम पीरियड नॉर्मल के हिसाब से T/4 होता है। अब यहाँ ऐसी थप्पड़ पड़ी कि ये जो Vmax इधर थी एकदम से Vmax इधर हो गई, मतलब वो आगे वाला आधा हिस्सा गया ही नहीं, सीधे थप्पड़ पड़ के इधर चला गया और फिर इधर आ गया T/4। तो यहाँ लौटने में वापस -a तक पूरा टाइम पीरियड की जगह आधा ही लगा, तो इफेक्टिव टाइम पीरियड यहाँ जो T' होगा वो क्या होगा T/2, T जो नॉर्मल अपना पीरियड होता था, नॉर्मल पीरियड क्या होता था 2π√m/k, बस उससे चलिए, तो ये सॉरी 2 से 2 जाएगा ना, पाई नहीं जाएगा, ये गलत उड़ा दिया मैंने। तो ये आंसर आपका सीधा क्या हो गया π√m/k। तो कॉमन सेंस से चलिए, ये करे हुए होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इससे भी टफ मिलते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड कैन ईजिली चेंज इट शेप बट अ सॉलिड कैन नॉट। क्यों होता है भैया ऐसा, बताओ मुझे। लिक्विड अपना कंटेनर का शेप ले लेता है, सॉलिड क्यों नहीं लेता, क्यों भैया, सारा खेल है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो बी ऑप्शन ही आएगा, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज फार स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड्स एंड इन लिक्विड्स। चलिए आगे चलते हैं। द ग्राफ बिटवीन द मास ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी एंड द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज। तो भाइयों कितना मास होता है, तो पहले देखो कितना वॉल्यूम ऊपर चढ़ता है, पहले तो ये देखें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, ठीक है, πr² होगा, और वो जो h होता है वो आपको पता है, अपन ने एक चीज़ है यहाँ पे हमेशा देखी थी कि आपका हो गया, इतना हो गया πr² × h। इसको ऐसे भी लिख सकते हो πrh × r, और h × r हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। h × r हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है कि भैया वो आपको जो h की फॉर्मूला पढ़ा था 2s/ρg r या ρg a cos थीटा, a को रेडियस मानते हैं, तो h × a ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट। तो h × a हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये टर्म कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब वॉल्यूम कितना चढ़ेगा वो r पे डिपेंड करेगा, और मास भी किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे ही, मतलब वो भी किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा,
ठीक है। अपन वो हल्का सा मेनिस्कस के नीचे वाले वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा सा रहेगा, ठीक है, इसलिए अपन इसको इस तरीके से चल सकते हैं हाइट को आर के कंपैरिजन में लेते हुए, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से समझिएगा, ये टफ है क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्फीयर को एक सर्टेन मटेरियल से बनाया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, देखो मटेरियल से बनाया तो देखो पहली चीज़ आई क्या होता है, आई मुझे पता है भाई जो भी है 2/5 mr², तो कहने को आई प्रोपोर्शनल टू mr² r⁻² दिखता है, बट मास यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मटीरियल फिक्स है केवल, और मटीरियल स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या, रो तो फिक्स हो गया मटीरियल, तो वॉल्यूम r³ पे डिपेंड करेगा, तो ये r³ इंटू r², दिस वुड बी r⁵ तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ग्रेविटेशन में भी ऐसे अट्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड पूछते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते ही चमक जाना चाहिए। देखो मुझे तो चमक गया, आप लोगों को भी होना चाहिए क्वेश्चन करते हुए यार। अगला, प्रोजेक्टाइल को फायर किया, वेलोसिटी v0, एंगल दे दिया 60 डिग्री, दे दो भैया, विथ हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, 3 टुकड़ों में हो गया, इक्वल मास, फर्स्ट रिट्रेस कर गया, रिट्रेस करने का मतलब बेटा देखो हाईएस्ट पॉइंट पे ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा बचती है, तो एक तो रिट्रेस कर गया मतलब उसकी वेलोसिटी है माइनस u cos थीटा हो गई, ऐसे बोल दूँ। द सेकेंड मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, एक जना ऊपर भाग गया भैया, भागने दो, तो स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, अब थर्ड फ्रेगमेंट क्या होगा बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक तो इसका बैलेंस करना है, तो एक तो उसका तीनों का इक्वल पार्ट है क्या, हाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट तो 3v0/2 आएगा और इधर जो भी आएगा उसको vx बोले। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, एक कंपोनेंट तो आ गया vx के लिए क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से ओरिजिनल x में मोमेंटम mu cos थीटा था, अब एक का हो गया -m/3 u cos थीटा, एक का 0 है तो प्लस m/3 इंटू vx, m उड़ा दें, तो यहाँ से vx की वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो अपने आप क्या आ जाएगी बेटा, ये 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 4 cos थीटा आ जाएगी, 4u cos थीटा, तो vx की वैल्यू क्या हो गई 4u cos थीटा, और थीटा भी गिवन है 60 डिग्री, तो ये अपने आप 2u हो गया, 2u मतलब 2v0 हो गया, तो अब जो स्पीड होगी थर्ड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, 2v0 का स्क्वायर मतलब 4v0² प्लस 9/4v0², ये भी अच्छा हो जाएगा, 4 4 16 और 9 25, तो 5v0/2। अच्छा क्वेश्चन है, करते हो बन जाना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है बट करते हो यार बनना चाहिए क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, पार्टिकल 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रहा है, एक सेकेंड, विद वेलोसिटी 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट विल क्रॉस अ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को कितना क्रॉस करेगा यार, तो देखो यार अब सिंपल सा मैं तो केवल ऑर्डर की कैलकुलेशन करूंगा, टाइम का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, कितना डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस की रेडियस फेम्टोमीटर ऑर्डर की होती है, यहाँ स्पीड 1/10 हो गई तो 1/10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, दिस इज़ 10 की पावर, ये -7 हो गया, तो 10 की पावर 15 में से 7 गए, 15 और 7 सॉरी ऐड हो गए, तो 22 21 के ऑर्डर का देखने को मिलेगा, तो क्लोजेस्ट ऑर्डर मेरे को यही दिख रहा है 10 टू द पावर -21 सेकेंड्स के किलो जाएगा, तो जस्ट ऑर्डर चेक करा रहा है, मस्त रही है बन जाना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन दूर दूर है। जब हाइड्रोजन एमिट करता है फोटोन इन गोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम 5 to 1, इट्स रिकॉइल स्पीड इज ऑलमोस्ट, तो भैया क्या होगा, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, ये 5 to 1 में एनर्जी कितनी निकलेगी पहले तो उसकी चेक कर लो, क्या लिखूंगा मैं 13.6 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 24/25 होगी, इफेक्टिवली 13.6 EV लिख दूँ, दिमाग लगाना ही नहीं है मुझे, है ना, तो एनर्जी हो गई फोटोन की, तो ये फोटोन की एनर्जी है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या लिखते हैं E/c, ठीक है, सो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऐसे ही टर्म्स में इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, यही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का होगा, तो दैट इज़ इक्वल टू mv, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या लिखेंगे 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, इसको सेटिस्फाई कर लो, 19 और 8 तो कितना हो गया -27, और नीचे मास लगभग प्रोटोन का मास ही मान लें 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये उड़ा, तो लगभग ये कितनी आ रही है बेटा, ये स्पीड जो आपकी देखने को मिल रही है, एक 3 का फैक्टर और था वो मैं उड़ा देता, अभी तकलीफ हो जाती, तो 13.6/3 लगभग 4 के अराउंड ही ये वैल्यू होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड क्लोजेस्ट देखने को मिल रहा है ऑर्डर, और उससे चेक कर लीजिए, तो सिंपल सा तो नहीं बोले बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन 200 110 80 यार, ये तो जो ठीक है, अभी देखते हैं कुछ और भी निकालेंगे फिर तो। If the binding energy X, A, B are this, then the energy released in the reaction is, तो बाइंडिंग एनर्जी है गिवन है, तो एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन कितनी होगी ये आपको निकालना है, तो भाई अपन केवल बाइंडिंग एनर्जी से चलें, साथ में कुछ और निकले होंगे पार्टिकल्स ही मान के चलें, तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी केवल इसकी थी 200 इंटू 7.4, फाइनल क्या हो जाएगी 110 इंटू 8.2 प्लस 80 इंटू 8.1, तो भैया ये कितना हो गया 74 और 2 144, तो 1440, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 88 902
8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 648, 8 और 2 10, 5 9 6 15, 1550। तो ये 110 के करीब आ रहा है यार। तो देख लो 1550 और 1440, तो ये लगभग मेरे पास ये कितनी वैल्यू है। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं कर दी बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं एक बार वापस गिनती कर लेता हूँ। 8 और 2 10, हाथ का लगा 1 5, 9 और 6 15, तो 1550। इधर चेक कर लेते हैं 74 और 2, हाँ यहाँ मुझे मिस्टेक दिख रही है। 74 2 ज़ा 1480 होगा, तो ये मेरी मिस्टेक है। तो ये लगभग कितना आ रहा है, 50 80, ये 70 का डिफरेंस आ रहा है। 70, अच्छा वो ऑप्शन नहीं मिला था, वरना अपन गलती कर रहे थे। कोई बात नहीं, 70 MEV आराम से करिए। नेक्स्ट, जब फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट किए हैं सरफेस पे एच न्यू नॉट वाले, तो काइनेटिक एनर्जी सबकी ज़ीरो होती है या क्या होती है? अरे नहीं भाई, ये तो मैक्सिमम होती है। फास्टेस्ट वाला जो होता है उसकी वेलोसिटी केवल इतनी होती है, बाकी की उससे कम भी होगी। तो ये भैया सारे ऑप्शन पढ़ लो, तो ये सी ऑप्शन आएगा। मस्त रहो। नेक्स्ट, वी विश टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट विच इज़ 2.5 एंगस्ट्रॉम इन साइज। और भाई इतने छोटे को देखना चाह रहे हैं। द मिनिमम एनर्जी फोटोन दैट कैन बी यूज्ड इज़, तो भैया क्या होगा? अब एनर्जी के हिसाब से ही चला लो, अब क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो मिनिमम एनर्जी वाला क्या हो जाएगा? hc/λ। तो hc होता है 1240, लैम्डा 0.25 लिख दूँ, नैनोमीटर सॉरी नैनो में लिखेंगे तो हाँ 0.25 हो गया। तो 1240 × 40, ये तो EV में आ गया। तो 1240 × 4 EV, ये लगभग हो गया आपका, ये 5000 के लगभग आएगा। तो 5 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपका देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, बस ज़्यादा परेशान नहीं हो, सिंपल जो बोला है अपन तो एनर्जी निकालें, और कुछ अपने को आता भी नहीं है, उसी के हिसाब से चलें। लॉजिक एक्चुअली ये होता है, स्कैटरिंग के लिए वेवलेंथ ऑफ द वेव मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, इसीलिए मिनिमम एनर्जी उसी से निकाली है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपके दिया है, विच इज़ गुड इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। भाई एक चीज़ बताओ, ये कौन सा गेट होता है? इसे बोलते हैं अपन नंद गेट। नंद गेट ही है ना, नैंड एंड और है ये अपना। कौन सा गेट बनेगा अपना? ये अपना कौन सा, नैंड गेट ही है। तो नैंड नैंड, ये क्या हो गया आपका? नॉट हो गया। ये भी आपका नॉट हो गया, और ये भी आपका ये नैंड गेट हो गया। ठीक है, तो कॉमन सेंस से देख लो ये किसकी तरह काम करता है। एक तरीका तो होता है बुलियन एक्सप्रेशन का, और एक तरीके होते हैं कि आप ट्रुथ टेबल बनाओ। तो बुलियन एक्सप्रेशन से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन से मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ कि आप बेसिक लॉजिक से चलें। तो मैं लॉजिक से चलते हुए चलता हूँ। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, 0 0, ये 0 ये 0, तो यहाँ हो गया 1 1 1 1 पे एंड 1 देता तो नैंड देगा 0। तो 0 0 पे 0 दे रहा है तो नॉट गेट गया। ठीक है, और अब 0 1, तो 0 और 1 कर दिया तो यहाँ 0 हो गया। 1 और 0 पे यहाँ 1 दे देगा, 1 0 पे भी 1 देगा, और 1 1 पे भी 0 0 आएगा तो 1 देगा। तो भैया ये तो सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है, और गेट है। तो आप बूलियन एक्सप्रेशन से करें या ट्रुथ टेबल बनाएं, बात एक ही है, कोई ज़्यादा ट्रुथ टेबल में टाइम नहीं लगता। भरोसा रखें अपने आप पे। ठीक है, बूलियन अगर आपको आता है तो उससे करें, वरना नहीं आता तो गड़बड़ कर दोगे। हाँ भैया, ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर इज मोर हाइडली डोप्ड होता ही है भाई, मैक्सिमम डोप्ड होता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही सही है, आगे क्यों पढ़ूँ मैं, मस्त रहो। चलिए, करंट थ्रू द आदर्श डायोड, आइडियल डायोड से कितना करंट जाएगा भाई देख लेते हैं। ये 0 है, ये 2 हो गया, ये 5 है भैया, तो रिवर्स बायस है, तो करंट के नाम पे नील बटा सन्नाटा हटा जाओ, 0 हो गया। 41, द लॉजिक सर्किट शोन हैज़ द इनपुट वेव फॉर्म A एंड B, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेव फॉर्म। पहले देख लो गेट कौन सा भैया, वापस ये नॉट गेट हो गया, तो नॉट हो गया, और ये क्या बन गया? ये नॉर लग गया। देख लेते हैं भैया वापस से एक चीज़, सिंपल सी चीज़, 0 0 1 1 1 1 पे नॉर क्या देगा? और 1 देता था तो नॉर देगा 0। तो 0 0 पे तो 0 होगा। तो यहाँ जब दोनों 0 हैं तब 0 होना चाहिए। पहले तो ये चेक करो, तो सी ऑप्शन तो मुझे यहीं से रिजेक्ट होता दिख रहा है। फिर मैं इसको 0 0 की जगह यहाँ करूँ 0 और 1, तो 0 और 1 करते ही यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया 1 और 0। 1 और 0 पे भी बेटा और गेट क्या देगा? 1, तो नॉर क्या देगा? 0। इसका मतलब 0 0 पे भी 0 आएगा, 0 1 पे भी 0 आएगा, 1 0 पे भी 0 आएगा, 1 1 पे तो फिर 1 आ ही रहा होगा, देख लेना। तो केवल 1 1 पे 1 आएगा, तो केवल 1 1 पे 1 आएगा, मतलब यहाँ और यहाँ 1 आएगा। तो ऑप्शन ए मस्त रहो। और ये क्वेश्चन भी किया हुआ रहता है, सबके नोट्स में रहता है यार, तो आप कर सकते हो जैसे आपको पसंद आए, आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट, piece of glass is placed on a paper having letters of different colors, the letter of which color will be raised maximum। तो किसका मैक्सिमम रेज ज़्यादा होगा? तो भैया वो जो मैक्सिमम रेजिंग थी वो अपने को पता है 1/n पे डिपेंड, यूँ जो अपन लिखते थे भाई, रेजिंग क्या होती थी भाई? अपेरेंट क्या बन जाती थी? वो h/n हो जाती थी। तो शिफ्ट बोलते हैं अपन h - h/n, तो h 1 - 1/n। तो n की जो वैल्यू है, अब आपको पता है n कुछ इस तरह से लिखते हो, n0 + a/λ²। तो जितना लैम्डा ज़्यादा होगा n उतना कम होगा, और n जितना कम होगा अपन बोलेंगे जो चेंजेस होंगे उतने, मतलब n देखो, n ज़्यादा हुआ, सॉरी n नहीं,
क्या कर दिया ये, 1 सेकंड रुको बेटा भाई, ये विब और है, आप तो इस पे आ जाओ यार, क्यों दिमाग लगाते हो, ठीक है। तो आपको होता है लैम्डा किधर बढ़ती है, इधर बढ़ती है, तो n किधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है। तो जिसका n ज़्यादा है, जिसका n ज़्यादा है, n अगर ज़्यादा होगा तो ये फैक्टर आपका छोटा होगा, तो रेजिंग जो होगी यहाँ पे वो उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अपन कह रहे हैं वेवलेंथ जितनी कम होगी n उतना ज़्यादा होगा, और n जितना ज़्यादा होगा ये फैक्टर उतना छोटा होगा, तो इफेक्टिव जो रेजिंग होगी वो आपको उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम रेजिंग किसके लिए होगी, दैट इज़ फॉर वॉयलेट। ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे आराम से देख सकोगे, ये रिज़ल्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे ही आप दिमाग लगा के देख सकोगे, ठीक है। 43 रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, मिनिमम डिविएशन 30 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यार, ये पहले ये आ गया, ये भी n इज़ इक्वल टू, अच्छा सॉरी क्या, एक मिनट, मिनिमम डिविएशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो डेल्टा मिनिमम आपको याद है क्या होता था, दैट इज़ 2i माइनस ए, ऐसा गोटा लगा रखा है। तो मिनिमम डिविएशन 30 है, 2i माइनस ए के नाम पे 60 है, तो 2i हो गया 90, तो ए हो गया आपका 45 डिग्री। ख़त्म करो कहानी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे और मज़े करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आया। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड द ग्लैंसिंग एंगल थीटा इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज, भाई साहब देखिए, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड द ग्लांसिंग एंगल आपको समझाना है। अब ये थ्योरी आपको आती है नहीं आती है, डाउट, क्योंकि कितना आप पढ़ते हो मुझे भी नहीं पता, तो आई एम वेरी मच डाउटफुल कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए, जो इसका लॉजिक होता है वो कुछ इस तरह का रहेगा कि जैसे ये आती है किसी भी फर्स्ट लेयर पे, ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से जाएगी, जो भी जाएगी, एक इधर जा रही है, तो ये तो डिफ्रैक्ट होके जाएगी, तो ये जो एंगल होता है ये तो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फाई, और ग्लांसिंग एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो एक तो एंगल आपका फाई हो गया और एक एंगल आपका थीटा हो गया, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से चेक करके देख लीजिए, ये एंगल होगा 5/2, तो यहाँ से क्या आता है 5/2 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ से आपको क्या रिलेशन आ रहा है बेटा, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 5/t, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अब ये जिसको आता है वही करिएगा, हो सकता है नहीं आता हो आपको। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSE is I0, distance between the slits D is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment. The intensity of light in front of one of the slit on the screen at distance D equals to 10 d is। तो ये सेटअप देखते हैं अपन। तो सेटअप में देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह का सेटअप है, ये स्क्रीन है, तो सीधे सामने जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, मैं डायरेक्टली वो d sin थीटा वाले लॉजिक से चलाऊँ, तो ये थीटा हो गया, ये डिस्टेंस मुझे पता है d/2 हो गया, और ये डिस्टेंस d हो गया। तो इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस जो मेरा होगा डेल्टा x, जिसको अपन कहते हैं, प्रॉपर लिख दूँ मैं, तो जो डेल्टा x होगा कितना होगा d sin थीटा, और sin थीटा की जगह मैं लिखूँ d/2 अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D की वैल्यू 10d है, तो दिस विल कम आउट टू बी d/20, और d को लैम्डा की टर्म्स में लिख दो 5 लैम्डा, तो दैट इज़ λ/4, तो 5 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा 2 पाई लैम्डा इंटू λ/4, दैट इज़ इक्वल टू π/2। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या लिखोगे, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, तो कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू हाफ होगी, इसका मतलब इंटेंसिटी जितनी पीक थी पीक की आधी होगी, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। सो बेटा ये था टेस्ट नंबर 45 जो आपके लिए सॉल्व किया। याद रखिए, डेविसन जर्मर वाला मेरे लिए भी नया था, नहीं पढ़ा था, मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया मैंने आज तक कभी भी वो, तो वो एक नई चीज़ लर्निंग है अपने लिए। बाकी देखिए, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बड़े इंकरेजिंग हैं और इसीलिए शायद मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो कीप शावरिंग योर लव एंड प्रेज बिकॉज योर, देखिए फॉर मनी तो मैं रेगुलरली टीच कर ही रहा हूँ इतने सालों से, बट इन दिस प्लेटफॉर्म द मनी इज़ नॉट द एम, आई एम हेयर टू गेट सम गुड विशेस फ्रॉम यू एस्पिरेंट्स। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेंडिंग इन योर कमेंट्स, और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डू रिमेंबर, फाइनली जब आप पेपर दो और अगर एक्चुअली इनसे कुछ हेल्प हुआ है तो आफ्टर गिविंग योर रियल एग्जाम एंड आफ्टर इम्प्रूविंग योर स्कोर्स प्लीज़ गिव योर फीडबैक, तब आप ज़रूर याद रखिएगा। अभी आप याद रख रहे हैं, ठीक है, दैट्स नॉट इशू, बट मेन थिंग मुझे यही जानना है कि इफ़ आई एम एक्चुअली बीइंग एबल टू हेल्प यू आउट, आपसे कभी मैं मिला नहीं हूँ, आपने मुझे कभी देखा नहीं है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, फिर भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ आपकी तो इट वुड बी वंडरफुल फॉर मी। और वो जो आपका फीडबैक एक्चुअल आएगा दैट वुड बी द रियल थिंग फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए एक रियल वेल्थ है कि किसी को डॉक्टर बनने के सपने में अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो पाए, आई वुड बी वेरी वेरी फीलिंग मतलब ऑन द cloud 9 यू कैन से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कंटिन्यूइंग योर सपोर्ट।
थैंक यू वेरी मच।